हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज के मेरे क्लास का टॉपिक है स्टाफ एवं सूत्र अभिकरण इनके स्टाफ एवं एंड लाइन एजेंसीज। हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये वर्ड नया हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पहली बार भी ये वर्ड सुने हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टाफ के बारे में, सूत्र के बारे में, यानी कि स्टाफ एंड लाइन एजेंसीज ये क्या है और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे रिलेट होती हैं। इसकी तमाम सारी जो भी जानकारी है आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक न्यू टॉपिक आप इसमें पढ़ने वाले। ऑर्गेनाइजेशन तो बेसिकली एक नॉर्मल सा टॉपिक था कि हमने पढ़ लिया। तो आगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी प्रशासनिक संगठन में अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, जो भी प्रशासनिक संगठन होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें बेसिकली बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो किए जाते हैं, जिनमें दो प्रकार की ऐसी प्रोसेस है, ऐसी क्रियाएं हैं जो मेन मानी जाती है। पहली तो है प्राथमिक या कार्यात्मक, यानी कि प्राइमरी और फंक्शनल, और दूसरी है संस्थागत या गृह प्रबंधन, यानी कि इंस्टीट्यूशनल और हाउसकीपिंग संबंधी। तो इस प्रशासनिक संगठन में एक्चुअल में बहुत सारे काम होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सीधे बात करते हैं कि सूत्र और स्टाफ अभिकरण का इनसे कैसे रिलेट करते हैं, ये अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड स्टाफ एजेंसी। तो सूत्र तथा स्टाफ अभिकरण की जो अवधारणा है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये सैन्य प्रशासन से ली गई, यानी कि जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव है वहाँ से ये लिया गया है। जो सेनाओं में जो प्रशासन चलता है वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो सैन्य प्रशासन में दो प्रकार की यूनिट काम करती है। पहली जो यूनिट होती है वो लाइन यूनिट कही जाती है, यानी कि पहली लाइन इकाई होती है, जिसमें वो लोग आते हैं जो युद्ध के मैदान में सेना को मोर्चे पर आदेश देते हैं। ठीक है, कि भाई वॉर का मैदान है और उसमें सेना को आदेश दिया जा रहा है, तो पहली यूनिट में तो वो लोग आते हैं। ठीक है, पहली लाइन यूनिट अगर हम लाइन एजेंसी की बात करते हैं, एवं युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर उनका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, उनको लीड करते हैं, एक लीडरशिप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पर वो लोग निभाते हैं। इनके पास वह सभी पावर्स होती हैं जो युद्ध में विनर्स अचीव करने के लिए, यानी कि विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती हैं। वहीं अगर हम स्टाफ अभिकरण की बात करें, स्टाफ एजेंसीज की बात करें, तो उसमें वो लोग आते हैं जो युद्ध के क्षेत्र से बाहर रहकर उनके लिए जरूरी सामान की सप्लाई आदि करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर पर चीज़ें समझने की कोशिश करो कि स्टाफ स्टाफ एजेंसी और जो लाइन एजेंसी होती है उनका काम क्या होता है। लाइन एजेंसी यानी कि जो लाइन यूनिट होते हैं वो बेसिकली युद्ध में रह कर के काम करती है, चाहे वो अटैक की बात हो, चाहे पूरा मैनेजमेंट क्रिएट करने की बात हो। ठीक है, वो युद्ध के अंदर है, वो उस युद्ध के फील्ड पर काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्टाफ एजेंसी की बात करें तो युद्ध में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वहाँ पर उनको पहुँचाई जाती है, चाहे वो वेपन्स की बात करें, चाहे वो खाने की बात करें, यानी कि जो फूड होता है उसकी बात करें, और बहुत बहुत ऐसी ऐसी एसेंशियल नीड्स होती हैं जो इमीडिएटली उनको चाहिए होती है, तो वो स्टाफ एजेंसी काम करती है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर आउट है। कोई डाउट है तो नीचे क्वेश्चन आप कमेंट में डाल सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे सूत्र अभिकरण के बारे में, यानी कि लाइन एजेंसी के बारे में, कि भाई कितने टाइप्स की लाइन एजेंसी होती क्या है, किस किस तरीके से इसको रिलेट करते हैं, डिपार्टमेंट से किस तरीके से रिलेट होता है, और कौन कौन से ऐसे मतलब टाइप्स है, कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। तो सूत्र अभिकरण का अभी हमने यहाँ पर बता दें कि स्टाफ एजेंसीज बेसिकली क्या करती है, युद्ध से बाहर रह करके काम करती है, जो भी एसेंशियल नीड्स होती है उनको प्रोवाइड कराने की वो कोशिश करती है। तो वास्तव में जो सूत्र अभिकरण है वो संगठन में एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जो उच्च सत्ता से एक आदेश की कड़ी के रूप में जुड़ी रहती है। ठीक है, एक ऑर्डर के रूप में जुड़ी रहती है और संगठन में संचार के साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो वहाँ पर कंप्लीट करती है। इसके बाद अगर हम बात करें सूत्र अभिकरण के प्रकार की, जो स्टाफ एजेंसी कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पर 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है डिपार्टमेंट यानी कि विभाग, दूसरा है स्वतंत्र नियामकीय आयोग यानी कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, और थर्ड है लोक निगम यानी कि पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विभाग की यानी कि डिपार्टमेंट की। अब जब भी बात आती है लाइन एजेंसीज की, तो ये इसमें सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट की जब भी हम बात करेंगे, कोई एक सिंगल या 10 या 20 डिपार्टमेंट नहीं है। जब भी हम अपने भारत में डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यानी कि विभाग की बात करते हैं, तो यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा विभाग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत की जो विभागीय संरचना है उसकी त्रिस्तरीय यानी कि 3 टायर
पद्धति के नाम से उसको जाना जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है जो मंत्री कहलाया जाता है और बाकी के 2 उसके सहयोगी होते हैं जिनको राज्य मंत्री या उपमंत्री के नाम से भी उनको जाना जाता है। ठीक है? अब विभागीकरण के आधार भी होते हैं, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन भी होता है। अब बेस जो है वो पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन वाला जो हमने चैप्टर क्लियर आउट किया था वहाँ पर हम पढ़ कर के आ चुके हैं। लूथर गुलिक द्वारा एक थ्योरीज दी गई थी 4P के, तो उसी के आधार पर सारा का सारा जो सिस्टम है वो क्रिएट होता है, वो मैनेजमेंट तैयार होता है। ठीक है? कि भाई उद्देश्य होता है, फिर एक प्रोसेस में उसको कंप्लीट किया जाता है, व्यक्ति यानी कि स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, एंड एक क्षेत्र यानी कि एक ऐसे स्थान विशेष के विकास के लिए स्थापित किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उनके टारगेट्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी स्टेट को डेवलप करना है, पर्टिकुलर किसी जगह को डेवलप करना है, आगे लेकर के जाना है, उसको डेवलप करना है। उनकी मूलभूत कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो उसे इमीडिएटली वहाँ पर देने उनको प्रोवाइड करानी है। कुछ ऐसे क्षेत्र जो काफ़ी पिछड़े हैं उनको समाज में बराबर का दर्जा मतलब उनको दिलाना है। तो ये सारे संगठन के इनके टारगेट्स होते हैं जो कि बेसिकली प्रेस के आधार पर कंप्लीट किए जाते हैं। ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भारत सरकार के विभागीय संगठन की बात करते हैं तो ये आपकी बुक्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब रिमाइंड करा देती हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO ऑफिस जिसको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हो गया, आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉल। तो इसी तरह की और मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह की तमाम तरह के ऐसे डिपार्टमेंट है, विभाग है जो इंडिया के पूरे जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो टोटल अगर आपकी बुक्स में भी आपको मिलेंगे 54 यानी कि 55 50 प्लस ही आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे, जिसमें सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये जो मैं आपको थोड़ा सा बेस बता रही हूँ। और जैसे ही कोई भी गवर्नमेंट बनती है आप थोड़ा देखना कि गवर्नमेंट बनने के बाद में डिपार्टमेंट के हेड को अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के जरिए। ठीक है? उनको रखा भाई किसके डिपार्टमेंट में कौन कौन हेड है, यानी कि मंत्री कौन रखा है, जो अध्यक्ष रूप में मंत्री है वो कौन है, फिर उनके नीचे कौन कौन काम करेंगे। तो ऐसे 50-60 तरह के हमारे देश में डिपार्टमेंट है। ठीक है? इसके बाद दूसरा हम बात करेंगे स्वतंत्र नियामकीय आयोग यानी कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। सो बेसिकली जो सूत्र अभिकरण का दूसरा यहाँ पे टाइप्स है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, तो जिसकी वास्तविक उत्पत्ति USA में हुई है और ऐसे आयोग की स्थापना अमेरिका में शक्ति पृथक्करण यानी कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी थ्योरी पर कार्य करने से हुई है, जो कि विघटन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग यानी कि IRC इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन एक ऐसे संगठन होते हैं जो सरकारी नियंत्रण से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रह करके काम करते हैं। इनमें इनके कर्मिकों यानी कि इनके जो भी काम करने वाले होते हैं, वित्त, लेखा परीक्षण, ये जितना भी ऑडिट, अकाउंटिंग का जो भी काम होता है वो सरकार से इनका कोई वास्ता नहीं होता है। ये ऐसे संगठन होते हैं जो प्रॉपर रूप से अर्धवैधानिक होते हैं, अर्धन्यायिक प्रकार की इनकी पूरा प्रोसेस होता है। कहने को कहे कि इनके कुछ टारगेट्स होते हैं, लेकिन इनका सरकार से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है? अगर इनकी विशेषताओं की भी बात करें तो स्वतंत्र नियामकीय जो आयोग होते हैं, जो रेगुलेटरी कमीशन होते हैं, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन होते हैं, वो 3 अंगों जैसे कार्यपालिका होगी, व्यवस्थापिका जो कि कानून बनाते हैं, न्यायपालिका जो उन कानूनों को एक तरीके से उनकी रक्षा करती है, आदि से बिल्कुल स्वतंत्र रह करके काम करते हैं। इनका कोई भी इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेते हैं। ऐसे आयोग अपनी नीतियों के निर्माण और वित्तीय प्रबंध को खुद ही कंट्रोल करते हैं। और ऐसे आयोग मुख्य कार्यपालिका अगर राष्ट्रपति के द्वारा जो भंग या पद से हटाए जाने में भी नहीं किए जा सकते, यानी कि देखिए एग्जीक्यूटिव फॉर्म में बहुत सारी पोस्ट है जिनको भाई राष्ट्रपति पद से हटा सकता है या प्रधानमंत्री पद से हटा सकते हैं, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन है IRC के जितने भी यहाँ पर इसमें काम करेंगे, इनका कोई भी इनको पद से ऐसे नहीं हटा सकता। ठीक है? और ऐसे आयोग प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उनके अलावा अर्धन्यायिक और अर्धविधायी कार्यों को भी वो पूरा करते हैं। ठीक है? तो कुल मिलाकर के एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसका सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता, इनका अपना खुद का नियंत्रण होता है, खुद का कंट्रोल होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत में स्वतंत्र नियामकीय आयोग संगठन कार्य किस तरीके से होते हैं, जैसे संवैधानिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, ऐसे आयोग संविधान में उल्लिखित धाराओं यानी कि जो भी लिखी हुई हमारे संविधान में जो भी धाराएं लिखी हुई हैं, जो विषय हैं उनसे उनसे संबंधित होते हैं तथा इनका गठन करना, संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करना होता है। ठीक है? मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये स्वतंत्र है तो ये बिल्कुल ही मतलब कोई असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, नहीं, ये संवैधानिक आयोग के आधार पर काम करते हैं।
और भारत में ऐसे संगठन अगर देखें जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग, एससी एसटी कमीशंस हो गया आदि, जितने भी ऐसे आयोग है, कमीशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा संसदीय आयोग यानी कि पार्लियामेंट्री कमीशन। ये संसदीय आयोग संविधान में उल्लिखित नियमों विनियमों द्वारा संसद की स्वीकृति से गठित किए जाते हैं, यानी कि जो संसद में स्वीकृत किया जाता है, कोई कमीशन संसद से बनता है, ये वहाँ से तैयार होते हैं ऐसे आयोग। तो ऐसे आयोग बहुत सारे मंत्रालयों से रिलेट होते हैं, उनके द्वारा मतलब उनके कुछ काम होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनका काम को डेलीगेट करते हैं, ये सब। थर्ड है कार्यपालिका आयोग, एग्जीक्यूटिव कमीशन। ये आयोग भारत में मंत्रिमंडल यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके सहायक और उनके प्रस्ताव द्वारा स्थापित किए जाते हैं कि भाई अगर उनको सहयोग की ज़रूरत होती है, किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो ऐसे कमीशन बनाए जाते हैं, या उनको किसी प्रस्ताव की ज़रूरत होती है, कोई ऐसा प्रस्ताव वो वहाँ पर रख सकते हैं जो मंत्रिमंडल होता है, तब जाकर के ये कमीशन बनते हैं, कार्यपालिका कमीशन, जिनको कार्यपालिका आयोग बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन यानी कि लोक निगम। तो लोक निगम सूत्र अभिकरण का तीसरा और अंतिम स्वरूप यानी कि अंतिम लास्ट स्ट्रक्चर माना जाता है, जो कि इन दोनों स्वरूपों का कुछ मिला जुला अर्थात मतलब बीच का प्रतिरूप है। कहे तो यहाँ पर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन की भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं, और स्टार्टिंग की जब हम बात की थी, और डिपार्टमेंट, इन सब का फीचर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो लोक निगम में पाया जाता है। ठीक है। जैसे अगर इसकी विशेषताओं की भी बात करें तो लोक निगम, जिन्हें सार्वजनिक निगम या उद्यम भी कहा जाता है, कि एक संविधिक संस्था यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। ये जो संगठन होते हैं लोक स्वामित्व के आधार पर संगठित होते हैं, यानी कि जनता की जो स्वामी होते हैं उनके आधार पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें स्वामित्व में आम जनता का अंश होता है, आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। लोक निगमों की जो वित्तीय व्यवस्था, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो ये खुद इन्हीं को करनी होती है। ठीक है। मतलब जिम्मेदारी भी इनकी खुद की होती है, और इसलिए वह जनता का धन जनता से ही वसूल करता है और उसी को वितरित करता है। ठीक है। तो यहाँ तक की तो बात की हमने लाइन एजेंसी की बात। अब हम बात करेंगे स्टाफ एजेंसी यानी कि स्टाफ अभिकरण की बात करेंगे। तो स्टाफ अभिकरण संगठन में उस अभिकरण को कहते हैं जो गृहपालन की हाउस कीपिंग, एक तरीके से जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी, स्टाफ अभिकरण बेसिकली कहाँ काम करता है, युद्ध के बाहरी क्षेत्र पर काम करता है, जो एसेंशियल नीड्स होते हैं उनको प्रोवाइड कराने का काम करता है। अब ये भी टाइप्स ऑफ स्टाफ एजेंसी की बात करें तो ये भी तीन टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक सामान्य स्टाफ, एक जनरल स्टाफ जिसको बोलते हैं, टेक्निकल स्टाफ यानी कि तकनीकी से जुड़ा हुआ स्टाफ, और तीसरा है सहायक स्टाफ यानी कि ऑक्सिलरी स्टाफ। तो सामान्य स्टाफ में क्या आता है? देखिए, सामान्य स्टाफ अभिकरण वो अभिकरण होता है, वो एजेंसी होती है जो मुख्य कार्यपालिका यानी कि जो मेन चीफ एग्जीक्यूटिव होती है, उसके मुख्य कार्य निष्पादक को सामान्यतः प्रशासन से संबंधित विषयों पर परामर्श देता है। ठीक है। यानी कि सामान्य जो जनरल स्टाफ होता है वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको सिर्फ एडवाइस देता है, उनको सिर्फ परामर्श देता है। तो स्टाफ का जो कार्य होता है वो मुख्यतः सूचनाओं को एकत्र करके, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको कलेक्ट करके उन पर विचार करने और उनमें तथ्यात्मक या तर्क पूर्ण बातों को छांटने कर सही और उचित सलाह प्रदान करता है। यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव को वो बेसिकली एक सही सलाह देने में काम करता है, अपना जो सहायक होता है वो देता है कि भाई वो अलग अलग डायरेक्शन से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको कलेक्ट करता है, उनमें एनालाइज करता है, जो फैक्ट होते हैं, जो तर्कपूर्ण जो डिसीजन होते हैं, फिर बाद में उनको वहाँ पर वो देता है। दूसरा आता है तकनीकी स्टाफ यानी कि टेक्निकल स्टाफ। अब तकनीकी स्टाफ तो इस प्रकार का जो स्टाफ होता है वो संगठन में उन विशेष विषयों के संबंध में सहायता या परामर्श प्रदान करता है जिनमें विशिष्ट ज्ञान कौशल या लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है। तो ऐसे अभिकरणों की स्थापना कार्यात्मक विशिष्टता के आधार पर महसूस की जा सकती है। संगठन में सभी प्रकार के अभिकरण जो सूत्र स्टाफ और सहायक होते हैं वो अपनी सहायता प्रदान करते हैं, और इस प्रकार के जो अभिकरण में जैसे चिकित्सक हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, विधिवेत्ता यानी कि जो रूल रेगुलेशन बनाने में जो एडवाइस देते हैं वो हो गए, ये सब आते हैं। तो टेक्निकल स्टाफ में ये सारी चीज़ें आती हैं जो अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने विज्ञान से, अपने स्किल से, कैपेबिलिटी से उसके अंदर रखे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है सहायक स्टाफ यानी कि ऑक्सिलरी स्टाफ। जैसा कि इसका नाम है, तो सहायता के लिए रखे जाते हैं। तो ये वो स्टाफ या ये वो यूनिट्स हैं जो संगठन में विभिन्न प्रकार की आवश्यक सेवाओं को पूरा करने में काम आती है। कहने का मतलब है कि सभी संगठनों में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो न तो सूत्र अभिकरण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ना तो वो लाइन एजेंसी के अंतर्गत आते हैं, ना ही वो स्टाफ एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे संगठनों में आय व्यय से संबंधित हिसाब किताब रखना, भाई कितना खर्चा हो रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितना वहाँ पर मतलब
कमाई हो रही है, तो इन सब का हिसाब एक ऑडिटरी, एक अकाउंटिंग का जो काम होता है उनकी जांच करना, ठीक है, इस तरह के जो काम होते हैं जो बहुत ज़रूरी भी होते हैं, तो उनका दायित्व प्रक्रिया के विरुद्ध किए गए कार्यों की जांच करना होता है कि ये एक प्रोसेस के तहत हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ऑडिटिंग करना, अकाउंटिंग करना, एक सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ऑक्सिलरी स्टाफ देखता है, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर आउट हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने अपना ये जो लेक्चर ये स्टार्ट किया था। हालांकि अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में स्टाफ अभिकरण का क्या महत्व है, स्टाफ ऑफ एजेंसीज ऑफ इंडिया। तो जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, ये भी स्टाफ एजेंसीज में ही आते हैं। दूसरा है मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। एंड मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटीज हो गया, योजना आयोग या नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग की बात करें, या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें, सीबीआई की बात करें, ये भी स्टाफ एजेंसी में ही हो गया। क्योंकि आप देख सकते हैं सारी की सारी जितने भी हम यहाँ पे पीएम ऑफिस की बात करें, कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें, कमेटी की बात करें, प्लानिंग कमीशन की बात करें, सारे के सारे युद्ध से बाहर रह करके काम करते हैं। ये युद्ध में थोड़ा ही ना काम करते हैं। आप सोच सकते हैं यहाँ पे सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, कौन सा युद्ध के अंदर आ जा रहे हैं, ये युद्ध से बाहर, उस स्थान से, उस प्लेस से बाहर रह करके काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। यूपीएससी हो गया, ठीक है, यूजीसी हो गया, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन हो गया। तो ये सारे ऐसे स्टेजेस हैं जो कि भारत में स्टाफ एजेंसीज को क्लियर आउट करते हैं, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर तो अब तक कर ही देना चाहिए आपको। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके बाद बात करते हैं नौकरशाही की ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। नौकरशाही जो शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेजर डेस्क, ठीक है, एक टेबल। बाद में इस अंग्रेजी के क्रेशी शब्द से इसको मिलाया गया, जिसका अर्थ या जो प्रयोजन है वो सरकारी व्यवस्था के लिए होता है। आगे चलकर इसे ब्यूरोक्रेसी शब्द के नाम से भी इसको जाना जाता है, और जो कि आज फेमस है ब्यूरोक्रेसी के नाम से। जो सरकार है उसकी व्यवस्था से संबंधित कार्य करने वाले लोगों से इसको जोड़ा जाता है, जो ब्यूरोक्रेटिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूरोक्रेसी एक पॉजिटिव वेव्स में भी होता है, नेगेटिव वेव्स में भी देखने को मिलता है। अगर पॉजिटिव वेव्स में है कि भाई सबसे टॉप पर जो भी काम कर रहा होता है वो ऑर्डर देता है, फिर वो मेंटेन होता है, फिर उस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, फिर उससे नीचे एक और उसके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, तो एक प्रोसेस में भी काम होता है, डेलीगेट होता है, काम जल्दी होता है। लेकिन वहीं ब्यूरोक्रेसी जो सिस्टम है वो नेगेटिव इफेक्ट्स भी डालता है। वो कैसे कि अगर सबसे ऊपर टॉप पर कोई व्यक्ति बैठा है, कोई अधिकारी बैठा है, तो उसके पास पावर है डेलीगेशंस करने की भी और डिस्ट्रीब्यूट करने की भी, तो वो वहाँ पर डोमिनेट करने की भी नेचर को क्रिएट कर सकता है। वो छोटे जो भी उनके अधीनस्थ अधिकारी उनको ज़बरदस्ती काम के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती है। हालांकि अगर अब बात करते हैं प्रशासनिक क्षेत्रों और क्षेत्रीय इकाइयाँ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज एंड फील्ड एजेंसीज, तो संगठन का जो स्वरूप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो सेंट्रलाइज हो, केंद्रीकृत हो, या विकेंद्रीकृत, यानी कि स्टेट वाइज उसको बांटा गया हो, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि लोक प्रशासन का कोई भी संगठन एक ही स्थान से देश भर में रहने वाले जितने भी सेवित वर्ग हैं उनको सेवाएं नहीं पहुंचा सकता। ये तो फैक्ट है कि अगर कोई भी ऐसा संगठन है, अगर वो सिर्फ सेंटर में बैठा है, तो वो लास्ट स्टेज तक बैठे व्यक्ति तक वो सारी सुविधाएं एक अकेला नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी जनमानस हैं उनकी आवश्यकताओं को संतोषजनक और समय पर पूर्ण करने के लिए संगठन के केंद्रीय कार्यालय की स्थापना के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय कार्यालय की भी स्थापना की जाती है, ठीक है। यानी कि जो फील्ड एजेंसी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सेंटर से चीज़ें जब वहाँ से डेलीगेट होती हैं, वहाँ से कोई नीति बनती है, तो लास्ट स्टेज तक बैठा जो इंसान है, जो व्यक्ति है, जो उस देश का नागरिक है, उस तक वो सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी, तो उनका वो काम कौन करेगा, जो फील्ड एजेंसी होती हैं, जो क्षेत्रीय इकाइयाँ होती हैं, वो वहाँ तक उस चीज़ को पहुंचाती है। तो विलोबी ने इस क्षेत्रीय संगठन को दो रूपों में डिवाइड किया है, दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया। पहले है यूनिटरी सिस्टम, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को, लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि छोटा कंट्री है तो एक व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। दूसरा है बहुल व्यवस्था, यानी कि मल्टीपल सिस्टम, जिसमें काम भी, पावर भी डेलीगेट की जाती है, क्षेत्रीय इकाइयाँ जहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। कि एक तो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरियाज है वो भी मिल रहा है, प्रशासनिक क्षेत्र है जो एक सेंटर लेवल पर भी है लेकिन एक फील्ड लेवल पर भी काम कर रहा है, एक लोकल जो लोकल सिस्टम है वहाँ पर वो भी वहाँ पर दिखाई देता है।
ठीक है? तो यहाँ तक आई थिंक सो आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी होंगी। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा ये चैप्टर था आपका स्टाफ एवं सूत्र अभिकरण, जो कि समझना इम्पोर्टेंट था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर डेफिनेटली कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।